हेलो बच्चों, उम्मीद है आप घर पर सुरक्षित होंगे। आइए हम आज कक्षा 5 का पाठ 1 राग की रस्सी नाम की कहानी पढ़ते हैं और इस कहानी का आनंद उठाते हैं। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सौनक वसेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। अब लोन इस अनुच्छेद से हमें यह पता चलता है कि लोनपोगार एक मंत्री हैं। वह तिब्बत के जो 32वें राजा सौनक वसेन हैं उनके मंत्री थे। वो अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे, मतलब बहुत ही मशहूर थे। उनके सामने कोई टिकता न था। उन चारों तरफ उनकी बुद्धिमानी की चर्चा होती थी। उनकी ज़िंदगी बहुत ही आराम से, चैन से, सुकून से कट रही थी। उनका बेटा बड़ा हुआ था, तब से उनके लिए वह चिंता का विषय बना हुआ था। उनका बेटा ही उनका चिंता का कारण था। आप सोच रहे होंगे उनका बेटा उनकी चिंता का कारण क्यों था। क्योंकि उनका बेटा बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही ज़्यादा भोला था। बिल्कुल भी होशियार नहीं था, बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं था। जितने ही लोनपोगार मंत्री बुद्धिमान थे, उतने ही उनका बेटा बुद्धिहीन था। और लोनपोगार को हमेशा इसी बात की चिंता सताती रहती थी कि मेरा बेटा इतना सीधा साधा है, इतना भोला भाला है, उसका काम कैसे चले। आइए अब आगे देखते हैं। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब बेटा इतना बुद्धिहीन है, लोनपोगार को चिंता भी है। तो अपने बेटे की बुद्धि क्षमता को बढ़ाने के लिए लोनपोगार ने एक दिन अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा। 100 भेड़ें मतलब शीप, जिसे इंग्लिश में हम अंग्रेजी में शिप कहते हैं, उसे ही हिंदी में भेड़ कहते हैं। अब 100 भेड़ें दी और कहा, तुम इसे लेकर के शहर जाओ, लेकिन इन भेड़ों को न ही तुम्हें मारना है, न ही तुम्हें बेचना है। इन्हें वापस लेके आना 100 जौ के बोरों के साथ। मतलब कि जौ जौ एक प्रकार का गेहूं की तरह ही एक प्रकार का अनाज होता है। 100 जौ का बोरा, जैसे हमारे घर में अनाज की बोरियां आती हैं, वैसे ही बोरी से बड़ा बोरा होता है जिसमें 100 किलोग्राम की क्षमता का अनाज भरा जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि 100 जौ के बोरे भी लाना है, भेड़ों को भी लाना है, ना इन्हें भेड़ों को मारना है, ना ही भेड़ों को बेचना है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया, मतलब भेज दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। अब लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच जाता है, मगर इतने बोरे जौ के खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। अब इतना सारा अनाज वो कैसे खरीद सकता है। अब जौ खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब भेड़ों को मारना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है। अब वो क्या करे। इस सोच विचार करते करते वह सड़क के किनारे बैठ जाता है, लेकिन उसकी समस्या का कोई हल नहीं मिल पाता। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी। तभी उसके सामने एक लड़की आ खड़ी होती है और वो पूछती है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपोगार के बेटे ने सारी अपनी बातें उस लड़की को बता दी। लड़की कहती है, इसमें इतना दुखी होने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हारी इस परेशानी का हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के जो बाल थे उसे उतार कर बाजार में बेच दिया।
मतलब अब भेड़ों के बाल तो बिकते हैं, जो हम स्वेटर पहनते हैं, जो भी ऊनी चीज़ें हम पहनते हैं, अब तो उससे वो किससे बनते हैं? भेड़ों के बाल से। जो ऊन, जो भी हमारी ऊनी चीज़ें होती हैं, जो हम स्वेटर, बाकी चीज़ें जो हम ठंडियों के मौसम में पहनते हैं, वो ऊन से बनता है। और ये ऊन कहाँ से आते हैं? ये ऊन आते हैं भेड़ों के बाल से। तो वो उसने क्या किया, उन बाल, भेड़ों के बाल को उतार कर बाजार में बेच दिया। उससे जो रुपए मिले, उससे 100 जौ के बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे के बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके 7 जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। लोनपोगार को लगा कि मैं तो ये पिताजी ने जो मुझे काम दिया था वह काम मैंने कर दिया, अब मेरे पिताजी मुझसे बहुत खुश होंगे। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि लोनपोगार ने अपने बेटे की आपबीती पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसके साथ जो घटनाएं हुई उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वह कमरे से उठकर बाहर चले गए। दूसरे दिन वो अपने बेटे को बुलाकर कहते हैं, पिछली बार मैंने तुम्हें भेड़ दी थी, जो भेड़ों के बाल उतार कर तुम बेच कर ये 100 जौ के बोरे लाए थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। भेड़ों का बाल उतारना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, एक बार फिर निराश होकर लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ के खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब देखिए, लोनपोगार का बेटा तो एकदम टेंशन में था, एकदम चिंता में था कि अब क्या होगा। वह निराश होकर उसी जगह बैठ गया जहां पर वह पहली बार बैठा था और उसे लड़की मिलने आई थी। और उसके मन में एक आत्मविश्वास था, उसे एक भरोसा था कि वह लड़की फिर से आ जाएगी और मेरी मदद भी करेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आती है और जैसे पिछली बार की तरह इस बार भी लड़की ने पूछा, और लोनपोगार के बेटे ने अपनी सारी जो भी आप बीती थी, जो भी उसके घर में हुआ था, अपनी पूरी मुश्किल उसे बताई। और उसने कहा, अगर मैं आज ये 100 जौ के बोरे नहीं लेके गया तो मेरे पिताजी मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की थोड़ी देर सोचती है और सोचकर कहती है, एक तरीका है। उसने तुरंत भेड़ों के जो सींग थे उसे काट लिया और बेच दिया। बेच करके जो पैसे मिले उससे 100 जौ के बोरे खरीद लिए और बोरों को लोनपोगार के बेटे को सौंप कर, मतलब लोनपोगार के बेटे को दे करके लड़की ने घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अब देखिए क्या होता है कि वह लड़की जो होती है वह भेड़ों की सींग काट करके 100 जौ के बोरे खरीद कर दे देती है, और लोनपोगार का बेटा अपने घर पहुंचता है। वह अपने पिता को भेड़ और 100 जौ के बोरे पिता को दे देता है और बहुत खुश था वह, और अपनी जो जितनी भी कहानी है वह बहुत ही खुशी खुशी अपने पिता को सुनाता है। लोनपोगार सारी बातें सुन करके कहते हैं कि तुम उस लड़की से कहो कि वह हमें 9 हाथ लंबी रस्सी, राख की रस्सी बना करके दे। अब राख की रस्सी तो बनाना संभव नहीं है, लेकिन लड़की बहुत ही बुद्धिमान थी। अब देखते हैं कि वह राख की रस्सी बना पाती है नहीं बना पाती है। ठीक है, उन्होंने तो कह दिया कि जाकर के उसे कह दो। अब बेटा भी जाता है और उस लड़की को अपने पिता का सारा संदेश बताता है कि मेरे पिता ने कहा है कि तुम मेरे पिता को राख की 9 हाथ लंबी रस्सी बना करके दो। ठीक है, तो अब वो लड़की क्या करती है देखते हैं आगे।
फिर लड़की ने पता है एक शर्त रखी। लड़की ने ये शर्त रखी कि मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा जब रस्सी बनाना ही संभव नहीं है तो यह लड़की राख की रस्सी बना ही नहीं पाएगी, तो मुझे पहनना कैसे होगा। तो यह बात सोच करके लोनपोगार ने लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उसे उठाना भी मुश्किल था। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। अब देखिए कहानी में आगे क्या होता है। लड़की को लोनपोगार ने कहा कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना करके दो। अब लड़की भी एकदम बुद्धिमान थी। लड़की ने भी शर्त रख दी कि मैं 9 हाथ लंबी राख की रस्सी तो बनाऊंगी लेकिन तुम्हारे पिता को वह रस्सी अपने गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ये तो बनाना ही संभव नहीं, अब लड़की ये बनाएगी नहीं, मैं पहनूंगा क्या। यह सोचकर लड़की की शर्त लोनपोगार मंजूर कर लेते हैं। अगले दिन क्या होता है, लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे एक पत्थर पर रख दिया, एक बड़े से पत्थर पर रख दिया। और पत्थर पर रखने के बाद लड़की ने क्या किया कि रस्सी को जला दिया। अब जब रस्सी जलेगी तो एकदम ऐसे राख तो नहीं हो जाएगी तुरंत, वो उसका आकार वही था लेकिन रस्सी पूरी जल जाती है और राख बच जाती है। ठीक है, तो आकार एकदम रस्सी जैसा था, तो वह रस्सी भी तो राख की रस्सी कही जाएगी क्योंकि उसका आकार बदला नहीं है। वह सिल समेत, मतलब कि जो पत्थर का सिल मतलब पत्थर का बड़ा सा टुकड़ा, उस पत्थर के टुकड़े के समेत पूरा सिल समेत वह लोनपोगार के पास ले जाती है और कहती है कि लीजिए इसे आप पहनिए। अब लोनपोगार रस्सी को देखकर एकदम चकित हो जाते हैं, मतलब एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे जानते थे कि रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उसे उठाना भी मुश्किल था। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। अगर वह राख को जरा सा भी अगर आप कभी भी कोई भी राख देखो, अगर आप उसे छुओगे तो वह तुरंत की तुरंत ही उड़ जाती है, टूट जाती है। तो रस्सी को अगर हम हाथ नहीं लगा सकते तो रस्सी को पहनना तो बहुत दूर की बात है। लोनपोगार ने लड़की की समझदारी के सामने अपनी चालाकी लड़की की समझदारी के सामने लोनपोगार की चालाकी धरी की धरी रह गई। मतलब कि लोनपोगार की चालाकी लड़की की समझदारी के सामने नहीं चली। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। दोनों की शादी हो गई। अब आप सोच रहे होंगे उस लड़की ने लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवाई। इसलिए लोनपोगार ने करवाई क्योंकि लड़की बहुत ही बुद्धिमान थी, उनका बेटा सीधा साधा था, ताकि अब उनके बेटे का जीवन यापन आराम से आसानी से गुजर जाए। इसलिए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। अब इस पाठ में हमने देखा लोनपोगार का एक बेटा होता है जो कि बहुत ही सीधा साधा होता है। ठीक है,